नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल। आप देख रहे हैं जी बिजनेस। और इस त्योहार घरों की बाहर हम आपके लिए बहुत ही खास शो लेकर आए हैं, जिसको देखने के बाद शायद आप भी अगर घर लेने का मन बना रहे हो तो आप अपने डिसीजन को फाइनल कर पाएं और जल्द से जल्द अपना घर ले पाएं, क्योंकि एक बहुत ही सुनहरा मौका है घर लेने के लिए। क्यों, ये हम आपको आगे शो में बताएंगे। दरअसल रियल एस्टेट सेक्टर भारी संकट के दौर से गुजर रहा है और एक एंड यूजर के लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में 10 लाख ऐसे मकान हैं जिन्हें ग्राहकों का इंतजार है, यानी रियल एस्टेट सेक्टर में अनसोल्ड इन्वेंट्री का पहाड़ खड़ा हो गया है। यह रियल एस्टेट सेक्टर के लिए बुरी खबर है, लेकिन होम बायर के लिए एक बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि अब बिल्डर्स पर कीमतें घटाने का दबाव बढ़ेगा और आने वाला फेस्टिव सीजन घर खरीदारों के लिए तोहफा लेकर आ सकता है। इस खास शो में हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे और ग्राउंड जीरो से मेरे सहयोगी भी मेरे साथ होंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। अगर आप घर खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये फेस्टिव सीजन आपके लिए बिग बोनांजा साबित हो सकता है, क्योंकि बिल्डर्स के पास बिना बिके मकानों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है और उन पर कीमतें घटाने का भारी दबाव है। रियल एस्टेट कंसल्टेंसी फर्म लाइसेंस फोरास की एक रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल जून तिमाही में देश भर में सालाना आधार पर बिना बिके मकानों की संख्या में 17% का इजाफा हुआ है। ये संख्या बढ़कर करीब 10 लाख हो गई है। इन बिना बिके मकानों की कीमत करीब 6 लाख करोड़ रुपए है। जानकारों का कहना है कि बिक्री की जो रफ्तार है, उस हिसाब से इन मकानों के बिकने में कम से कम 3 साल लगेंगे। हाल के दिनों में नए प्रोजेक्ट्स की लॉन्चिंग में भारी गिरावट आई है, लेकिन बिक्री में तेजी नहीं आने से ये अनसोल्ड इन्वेंट्री बढ़ी है। लाइसेंस फोरास की रिपोर्ट के मुताबिक जून तिमाही के अंत तक देश भर में 120 करोड़ स्क्वायर फीट बिना बिका स्टॉक था। इसमें दिल्ली एनसीआर 36.6 करोड़ स्क्वायर फीट बिना बिके स्टॉक के साथ टॉप पर था, जबकि मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन 26.7 करोड़ स्क्वायर फीट बिना बिके स्टॉक के साथ दूसरे नंबर पर था। बेंगलुरु में 17.8 करोड़ स्क्वायर फीट बिना बिके मकानों का स्टॉक था। देश के टॉप 25 लिस्टेड रियल एस्टेट डेवलपर्स की कहानी भी कुछ अलग नहीं है। साल दर साल के आधार पर इन कंपनियों के बिना बिके मकानों की कीमत 6.5% बढ़कर 97,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गई है। वित्त वर्ष 2015-16 के आखिर तक डीएलएफ की अनसोल्ड इन्वेंट्री 17,500 करोड़ रुपए तक पहुंच गई थी, जो उसकी 2 साल की बिक्री के बराबर है। इसी तरह एचडीआईएल की अनसोल्ड इन्वेंट्री की कीमत 13,600 करोड़ रुपए और इंडिया बुल्स रियल एस्टेट की अनसोल्ड इन्वेंट्री की कीमत 5,400 करोड़ रुपए हो गई। बिना बिके मकानों की संख्या बढ़ने से बिल्डर्स पर कर्ज का बोझ भी बढ़ रहा है और उन पर कीमतें घटाने का भारी दबाव है। यानी अगर आप घर खरीदने की योजना बना रहे हैं तो बिल्डर्स से मोलभाव आपके लिए फायदे का सौदा हो सकता है। मुंबई से अनुराग शाह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो इस त्योहार घरों की बाहर, लेकिन लाइसेंस फोरस के जिस रिपोर्ट ने जो सवाल खड़े किए हैं वो भी काफ़ी बड़े सवाल हैं कि आखिर इतने बड़े स्तर पर पूरे देश में इन्वेंट्री है, तो ये इन्वेंट्री कब तक बिकेगी, कैसे बिकेगी और नहीं बिकेगी, तो बिल्डर क्या अपने वादे जो कह रहे हैं वो पूरे कर पाएंगे और एंड यूजर क्या उसको इस मार्केट में इस वक्त घुसना चाहिए। मेरे साथ सुरेश गर्ग हैं, सीएमडी हैं निराला के और सेक्रेटरी हैं क्रेडाई वेस्टर्न यूपी। मेरे साथ ललित टेकचंदानी है, प्रॉपर्टी एक्सपर्ट हैं। मेरे साथ गुलाम जिया है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नाइट फ्रैंक इंडिया के, और मेरे साथ मेरे सहयोगी ग्राउंड जीरो से अनुराग शाह भी जुड़े हुए हैं। अनुराग, आपके पास भी मैं आऊँगा, लेकिन जरा जल्दी से मैं जो तीनों गेस्ट हैं उनसे एक एक सवाल ले लेता हूँ। यहाँ पर गुलाम जिया साहब, आपके पास आऊँगा। लाइसेंस फोरस की जो रिपोर्ट कहती है ये बहुत बड़े सवाल खड़े करती है कि भाई देश भर में बहुत ज़्यादा इन्वेंट्री पड़ी हुई है। आपको क्या लगता है इस रिपोर्ट से, क्या वाकई इस त्योहार एक एंड यूजर के लिए घरों की बाहर है? जी देखिए, कुछ मार्केट्स में तो ये बात ऑलरेडी उभर के सामने आ चुकी है। अगर फॉर एग्जांपल अगर आप बात करें दिल्ली की, ख़ास तौर से गुड़गांव, नोएडा वगैरह के जो मार्केट्स हैं, वहाँ पर तो बहुत ही बुरा हाल बना हुआ है। लेकिन उसी के बरखिलाफ अगर आप बेंगलुरु की तरफ देखें, वहाँ पर इतना ज़्यादा दबाव नहीं दिख रहा है।
तो अगर आप एक ही पेंट से सारी जगह को एक ही ब्रश से सारा कंट्री पेंट करना चाहे तो थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन ऐसी बहुत सारी मार्केट्स हैं जहां पर बिल्कुल यूं समझ लें कि एक जंग शुरू हो चुकी है। बिल्डर के लिए कोई ऑप्शन नहीं है पसपा होने के सिवा, बस प्राइस कम करना है एक आखिरी ऑप्शन रह गया। ठीक है, क्या आपको भी यही लगता है सुरेश गर्ग जी, या आपको लगता है कि नहीं बिल्डर्स के पास ऑप्शन है? बिल्डर अभी भी, क्योंकि कई लोग ये कह रहे हैं कि बिल्डर्स जानबूझकर रेट बढ़ाकर रखे हुए हैं, और बीइंग अ बिल्डर आपको क्या लगता है? नहीं, इसमें बिल्डर के पास और कोई ऑप्शन नहीं है। बिल्डर जितना रेट घटा सकता था उसने घटा दिया है। लास्ट 2 साल में रेट काफ़ी डाउन हुए हैं। अब बिल्डर के पास और गुंजाइश नहीं है कि वो रेट डाउन कर सके। ऑलरेडी बिल्डर 5 से 10% से लेकर 20% तक लॉस में सेल कर रहे हैं आज की डेट में। डिफरेंट ऑफ़र देते हैं, त्यौहार पे ऑफ़र देते हैं, नवरात्रे अभी आ रहे हैं तो अभी फिर ऑफ़र शुरू हो जाएंगे, त्यौहार पे भी ऑफ़र देते हैं। तो जो कॉस्ट है वो भी रिकवर करना आज की डेट में बिल्डर के लिए मुश्किल है। तो और रेट घटेंगे ऐसी कोई संभावना नहीं। लेकिन इतने बड़े स्तर पर इन्वेंट्री, 10 साल की ऊंचाई पर बिना बिके मकानों की संख्या है, और देश भर में करीब 10 लाख ऐसे मकान हैं जो बने तैयार हैं लेकिन बिक नहीं पाए हैं, और सबसे ज्यादा दिल्ली एनसीआर में उनमें मकान शामिल हैं। क्या लगता है कब तक बिक पाएंगे ये मकान, और एक एंड यूजर के लिए क्या ये सही वक्त है घर खरीदने का? बिल्कुल, एंड यूजर के लिए बिल्कुल सबसे बढ़िया वक्त है कि वो अगर उसको रहना है या इन्वेस्टमेंट करनी है तो इस टाइम पे करे, क्योंकि ये जो रेट आज की डेट में ये फिर दोबारा नहीं मिलने वाले हैं। ठीक है, जहाँ तक स्टॉक की बात है, स्टॉक थोड़ा ज़्यादा जरूर है, लेकिन ये रिपोर्ट से भी मैं सहमत नहीं हूँ। जितनी रिपोर्ट ये बताते हैं इनका मेरे ख्याल से कोई बेस नहीं है। 1-2 बार हमने इनसे पूछा कि ये आपकी जो कैलकुलेशन है क्या कैलकुलेशन है, किस बेस पे आप इतनी इन्वेंट्री बता रहे, तो उसका कोई एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं है। चलिए ठीक है, आप इस रिपोर्ट पे सवाल खड़े कर रहे हैं। मेरे साथ पारस गुंडेचा हैं, चेयरमैन गुंडेचा डेवलपर्स, उनके पास भी जाएंगे, लेकिन अनुराग आपके पास आएंगे। अनुराग, ये रिपोर्ट कहती है कि दिल्ली के बाद मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में करीब 27 करोड़ स्क्वायर फीट स्टॉक अभी भी अनसोल्ड है। अनसोल्ड इन्वेंट्री बहुत बड़े लेवल पर दिल्ली एनसीआर के बाद मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में है। अनुराग, क्या आपको वहां पर लगता है, आपने लोगों से बात की होगी, बिल्डर से, उन लोगों से जो घर खरीदना चाहते हैं, आखिर वहां भी क्या दिक्कत आ रही है, और वहां भी क्या ये एक सेंस है कि एंड यूजर को इस वक्त इस त्योहार पर इस मार्केट में घुसना चाहिए? जी बिल्कुल, जैसे कि आपने जो मुंबई के अंदर अनसोल्ड इन्वेंट्री है वो करीबन 2.25 लाख से 1,90,000 तक की है, और जो पिछले कई सालों से जो मुंबई और मुंबई का एमएमआर रीजन है वो काफ़ी रियल एस्टेट वहाँ का सबड्यूड रहा है। अगर हम वैल्यू टर्म्स में बात करें तो प्राइस कीमतों में भी इतनी बढ़ोतरी नहीं हुई है, लेकिन जो अगर मुंबई की बात करें तो यहाँ पर प्रॉपर्टी पहले से इतनी ज़्यादा महंगी है तो हर किसी के लिए घर खरीदना मुमकिन नहीं। तो डेवलपर्स भी है, उनका फोकस ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अफोर्डेबल हाउसिंग की तरफ रहा है, और पिछले 1 साल से डेवलपर्स है वो नए प्रोजेक्ट नहीं लेके आ रहे क्योंकि बहुत सारे कन्फ्यूज़न थे। जो नया डीपी प्लान आने वाला है मुंबई में उसकी वजह से भी डेवलपर रुके हुए थे, उसके अलावा हाउसिंग पॉलिसी थी, तो ऐसी बहुत, और रेरा जो रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट है, रेरा की वजह से भी, तो इन सब चीज़ों की वजह से डेवलपर्स भी कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न में थे। और अब स्थिति ऐसी है जिसमें डेवलपर्स मान रहे हैं कि अब उनको जो है वो फोकस है जो मार्जिन्स पे नहीं करना है, और डेवलपर्स का खुद का कहना है अगले महीने एक बहुत बड़ा एक्सपो का भी आयोजन कर रहे हैं और उसमें कई तरह के ऑफर्स दे रहे हैं डेवलपर, जिसके अंदर इंटरेस्ट सबवेंशन से लेकर EMI से लेकर वगैरह वगैरह बहुत तरह के ऑफर्स है, डिस्काउंट से लेकर। तो डेवलपर्स मान रहे हैं कि अब उनका जो फोकस है वो वॉल्यूम पे है, मार्जिन्स पे नहीं है। ठीक है, मतलब वॉल्यूम पे है, मार्जिन पे नहीं, क्योंकि ज़्यादा जल्दी से जल्दी वो इन मकानों को जो बने खड़े हैं इनको निकालना चाहते हैं ताकि नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए जा सके। पारस गुंडेचा, मैं आपके पास आऊंगा। पारस गुंडेचा, जैसा कि सुरेश गर्ग हैं, ये भी एक बिल्डर है, आप भी एक बिल्डर है, और ये इस रिपोर्ट के पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि रियल एस्टेट सेक्टर में अनसोल्ड इन्वेंट्री 10 साल की ऊंचाई पर जो रिपोर्ट बता रही है, बिना बिके फ्लैट्स की संख्या 10 लाख से ज्यादा बता रही है, आप इन आंकड़ों को मानते हैं? आप इन आंकड़ों को सही ठहराते हैं? आपको लगता है ये सही है? और आपको लगता है अगर सही है तो दिक्कत कहाँ है, क्यों नहीं बिक रहे मकान? मैं आपकी ये बात से सहमत हूँ कि बाजार में मंदी है, हर बिजनेस में आज की तारीख में मंदी है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में भी मंदी है, उसके कारण थोड़ी सेल्स में तकलीफ हो रही है। मगर ये जो आंकड़े बताए जा रहे हैं कि इतने फ्लैट्स एमएमआर रीजन में या मुंबई में खाली है, वो टोटल अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट और रेडी प्रोजेक्ट का मिलके बताया जा रहा है। जो प्रोजेक्ट 4-5 साल में पूरे होने वाले उनको गिन के बताया जा रहा है, तो रेडी फ्लैट्स तो कम बाकी है। अच्छा, रही बात आपकी ये कि मंदी के कारण आज उसके कई रीज़न है। एक तो हमें अप्रूवल जल्दी नहीं मिल रहे हैं, और ब्याज की उस लेट होने के कारण ब्याज का
बोझ भी हम पे ज़्यादा पड़ रहा है, उस कारण से भाव काफ़ी बढ़ गए हैं, लैंड भी हमें सस्ते में नहीं मिल रही है, तो उस कारण से ये तकलीफ़ें हैं। अब आगे आप बता रहे हो कि जीडीपी ग्रोथ जब बढ़ रही है और सब कुछ बारिश भी अच्छी होने के कारण हमें पूरी उम्मीद है कि आगे चल के सेल काफ़ी सुधरेगा। अच्छा। और लेकिन मैं एक अच्छा सवाल आपसे पारस गुंडेचा डेवलपर के लिहाज से पूछना चाहता हूं। एंड यूजर के लिहाज से तो मैं पूछ रहा हूं कि ठीक है ये उसको आना चाहिए नहीं कि आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। डेवलपर यानी आपकी फेटर्निटी, ये सवाल उनसे जुड़ा हुआ है। दिक्कत सिर्फ बड़े डेवलपर्स को है जो बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाते हैं, या छोटे डेवलपर्स भी ज्यादा मुश्किल के दौर से गुजर रहे हैं? उनके लिए क्या कहेंगे आप? छोटे डेवलपर और मिडिल डेवलपर्स को ये तकलीफ ज़्यादा है, नो डाउट। तकलीफ तो सबको, बड़ों को भी है, क्योंकि उनके भी प्लान जल्दी पास नहीं हो रहे हैं। तो आज समझो हमारे पास करने में ही 2 साल चले जाते हैं, तो उसका ब्याज और वो जो काफ़ी नुकसान हो जाता है ब्याज का, उसके कारण ये सबके लिए ही तकलीफ वाली बात है। ठीक है, गुलाम जिया साहब आपके पास आऊंगा। गुलाम जिया, जैसा कि यहाँ पर जो 2 डेवलपर मेरे साथ हैं और दोनों कहीं ना कहीं इन आंकड़ों से सहमत नहीं है, वो कह रहे हैं कहीं ना कहीं ये आंकड़े वेरी करते हैं। आप भी क्योंकि कई बार ऐसी रिपोर्ट्स जारी करते हैं और आप भी कई बार ऐसी स्टडीज करते हैं, ऐसी स्टडी का बेस क्या होता है गुलाम जिया? और वाकई क्या आपको लगता है कि 10 लाख मकान बिना बिके इस वक्त घर देश में खड़े हुए हैं, या इससे कम ज्यादा हो सकते हैं? मंदी है ये तो हम सब मानते हैं। देखिए, मैं आंकड़ों को चैलेंज नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि हम भी जो स्टडीज़ करते हैं उसमें ये आंकड़े कुछ बहुत ज़्यादा हट कर नहीं है। काफ़ी करीब के ही नंबर्स हमारे पास से भी आपको मिल पाएंगे। बस एक ही चीज़ है जो गुंडेजा साहब ने भी क्लैरिफाई करने की कोशिश की थी कि ये देखना ज़रूरी है कि क्या ये सारे के सारे मकान तैयार लॉक्ड कंडीशन में रखे हैं कि जहां आप कल जाकर अपने बोरिया बिस्तर संभाल के पहुंच जाएं और रहना शुरू कर दें। मेरे ख्याल से वो सही नहीं है, क्योंकि एक मिक्स है जिसमें जो प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है वहां से लेके कंप्लीटेड जितने अपार्टमेंट्स हैं वो सारे इन 10 लाख यूनिट्स में शामिल हैं। इसलिए मेरा ख्याल है ये समझना ज़रूरी है कि इन्वेंट्री की पोजीशन क्या है, क्योंकि उमूमन जैसे ही बिल्डर एक मकान बेचना शुरू करता है, और उमूमन बिल्डर्स मकान बेचते हैं जब उन्हें परमिशन आपसे संपर्क थोड़ा सा कट रहा है, तो कोई दिक्कत आ रही तकनीकी, मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन आप बहुत काम की बात बता रहे थे। और अब जो अपने गेस्ट हैं उनके पास जाएं उससे पहले एक रिपोर्ट आपको और दिखाते हैं। होम बायर्स के लिए एक अच्छी खबर जो हमने अभी आपको दी कि भाई मौका अच्छा है, आप घर खरीद सकते हैं, और एक अच्छी खबर जो दिल्ली हाईकोर्ट से आई है। यूनिटेक के बारे में फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने उन घर खरीदारों को उम्मीद की किरण दिखाई है जो पोजीशन मिलने में देरी से परेशान है। यानी अक्सर सुनने को आता है कि बिल्डर पोजीशन टाइम पर नहीं दे रहा। क्या कहा दिल्ली हाईकोर्ट ने, देखें रिपोर्ट। सालों से घर के पोजीशन का इंतजार कर रहे लाखों होम बायर्स को दिल्ली हाईकोर्ट के एक फैसले ने उम्मीद की नई रोशनी दिखाई है। रियल एस्टेट डेवलपर यूनिटेक के मामले में फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट ने होम बायर्स को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने यूनिटेक को आदेश दिया है कि वो देरी से चल रहे रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स के लिए अलग से एस्क्रो अकाउंट खोले और उस प्रोजेक्ट की कुल रकम का 90% हिस्सा एस्क्रो अकाउंट में जमा करे। साथ ही कोर्ट ने आदेश दिया है कि रकम का 10% हिस्सा उन ग्राहकों के रिफंड के लिए इस्तेमाल किया जाए जो प्रोजेक्ट से बाहर होना चाहते हैं। हाईकोर्ट ने ये भी कहा है कि अगर घर के पोजीशन में 2 साल से ज्यादा की देरी होती है तो एग्रीमेंट में तय रकम का 2 गुना मुआवजा दिया जाएगा। देरी अगर 2 साल से कम की होती है तो ये मुआवजा 1.5 गुना होना चाहिए। जानकारों का कहना है कि यूनिटेक के मामले में हाईकोर्ट के आदेश का असर दूसरे प्रोजेक्ट्स पर भी पड़ेगा। एनसीआर में करीब आधे रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स तय सीमा को पार कर चुके हैं, लेकिन काम अभी पूरा नहीं हुआ है। देरी के चलते होम बायर्स अब धैर्य खो रहे हैं और कई रिफंड की भी मांग करने लगे हैं। सरकार ने रियल एस्टेट रेगुलेटर कानून बना दिया है और अब केंद्र और राज्य सरकारें रेगुलेटर बनाने के लिए काम कर रही हैं। ऐसे में रियल एस्टेट डेवलपर्स की कोशिश है कि देरी से चल रहे प्रोजेक्ट्स को जल्द से जल्द पूरा किया जाए ताकि नए कानून की चपेट में आने से बच सकें। यानी नए होम बायर्स के साथ साथ उन घर खरीदारों के लिए भी फेस्टिव सीजन बिग बोनांजा साबित होने वाला है जो घर के पोजीशन का सालों से इंतजार कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो यूनिटेक का मामला हो और चाहे सुपरटेक का मामला हो, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा है कि आप डूबिए या मरिए, हमें नहीं मालूम, आपको जो खरीदार है उनका पैसा लौटाना होगा। और यूनिटेक का मामला जिसमें आप डबल जुर्माना देना होगा।
क्या लगता है, मैं एक छोटा सा रिएक्शन सुरेश गर्ग साहब आपसे लूंगा, क्या लगता है जिस तरह से अदालतों ने हाल फिलहाल में इस तरह से बिल्डर्स के खिलाफ फैसला दिया है, क्या वाकई उन बिल्डर्स के खिलाफ जो ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी करते हैं एक मैसेज गया है और उन पर अब कहीं ना कहीं एक उनके ऊपर एक डर होगा कि भाई मुझे समय पर मैंने नहीं अपने वादे पूरे नहीं किए तो ऐसे कोर्ट से मेरे पर डंडा चल सकता है? नहीं, हाई कोर्ट का जो डिसीजन है बिल्कुल प्रैक्टिकल है कि जहाँ पे जिन प्रोजेक्टों में प्रॉब्लम है उसमें बिल्डर और बायर एक साथ मिल के बैठें, उसका एक एस्क्रो अकाउंट खुले और जो बायर का पैसा आता है वो 100% उस एस्क्रो अकाउंट में खुले ताकि कहीं भी कोई मनी के डाइवर्जन की संभावना वो ख़त्म हो जाए और बायर उस प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस को देख सके और समझ सके। उनका एक रिप्रेजेंटेटिव उसमें साइन करेगा, उसके साइन के बाद ही पैसे निकलेंगे, उसके बगैर उसके पैसे नहीं निकल पाएंगे और उनकी एसोसिएशन या जो भी चुने हुए लोग हैं वो देख पाएंगे नहीं, कि तो आपके लिहाज से तो फिर दिल्ली एनसीआर में लगभग 90% बिल्डर ऐसे हैं जिन्होंने पोजीशन डिले कर दिया है, उनके सबके खिलाफ ही होना चाहिए। अगर कहीं पोजीशन ऐसी है कि बिल्डर की पोजीशन खराब है, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन इतनी खराब है कि वो प्रोजेक्ट पूरा करने की संभावना अगर नहीं के बराबर है तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। पीछे भी हमने एक रिपोर्ट पढ़ी थी अपनी टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर, उसका हेडिंग था बिल्डर बायर भाई भाई। तो उसमें भी बायर ने और बिल्डर ने एक एस्क्रो अकाउंट ओपन किया है और उसके अंदर जो भी बायर का पैसा सारा उसी के अंदर आता है। तो बड़ी आदर्श स्थिति बता रहे हैं आप, ऐसा हो पाएगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन पारस गुंडेचा साहब, कोर्ट के फैसले के बाद यूनिटेक जैसे डेवलपर्स को अपने पुराने प्रोजेक्ट के पैसे भी एस्क्रो अकाउंट में डालने पड़ेंगे, यानी जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं। रेरा बिल में भी पुराने प्रोजेक्ट्स के लिए एस्क्रो अकाउंट का प्रावधान है। आपकी क्या सोच है सर इस पर? जी हाँ, रेरा शुरू होने के बाद में जो एस्क्रो अकाउंट का सिस्टम शुरू हो जाएगा उससे हर डेवलपर को तकलीफ होगी और हम ये कहते ठीक है जब से लगेगा तो रेट्रोस्पेक्टिव नहीं लगाया जाए, पीछे से नहीं लगाया जाए। जिस दिन से रेरा लगेगा उस दिन से नए प्रोजेक्ट जितने शुरू हो गए अगर उस पर लगाया जाएगा तो डेवलपर्स के लिए अच्छा होगा, क्योंकि आज उन्होंने हर जगह कमिटमेंट कर दी है, ऊंचे ब्याज पे उन्होंने पैसे लिए हुए हैं, उनको वापस देना है, उनके अपने कमिटमेंट्स हैं। तो हमारी गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट हमेशा रही है कि रेट्रोस्पेक्टिव नहीं लगाया जाए और आगे के लिए लगाया जाए तो अच्छा रहेगा हर किसी के लिए। तो इस त्योहार घरों की बाहर क्यों, ये हम आपको बता रहे हैं। लेकिन एक बात समझिए कि कहीं खुशी और कहीं गम वाला हिसाब किताब है, क्योंकि बिल्डर्स के लिए गम इसलिए क्योंकि उनके मकान बिक नहीं रहे, तो एंड यूजर के लिए खुशी इसलिए क्योंकि उसको एक अच्छी डील मिल सकती है। कुछ आंकड़े हम आपको बताते हैं। 10 साल की ऊंचाई पर बिना बिके मकानों की संख्या 10 लाख जिनकी संख्या है, लाइसेंस फोरस कह रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि 5,000 रुपए पर स्क्वायर फीट की दर से इन्वेंट्री की वैल्यू करीब 6 लाख करोड़ है। और दिल्ली एनसीआर, मुंबई, बेंगलुरु, यहां सबसे ज्यादा बिना बिके मकान है। और डीएलएफ जैसी लिस्टेड कंपनियों के पास भी बिना बिके मकानों की कीमत अगर जोड़ें तो करीब करीब 1 लाख करोड़ के आसपास बैठता है। ललित टेकचंदानी, प्रॉपर्टी एक्सपर्ट, मेरे साथ जुड़ चुके हैं। ललित, क्या वाकई कहीं खुशी कहीं गम है ये? नहीं, बिल्कुल मेरे को तो लगता है गम ज्यादा है आज भी और खुशी कम है। खुशी हम इसको बोल सकते हैं कि अगर किसी के पास सरप्लस फंड हो या किसी के पास कोई खुशी बायर के लिए, क्योंकि बायर के लिए अगर किसी के पास सरप्लस फंड हो तो ये बहुत ही अच्छा टाइम है इन्वेस्ट करने का। और जो बायर है, जो एक एक्चुअल बायर है, जो एक एंड यूजर है, देखिए इन्वेस्टर मार्केट तो ये है नहीं, लेकिन एक एंड यूजर के लिए बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुनहरा टाइम है इन्वेस्टमेंट करने का। बिकॉज आज की डेट में आपका अपर हैंड है, आप कुछ भी डील लेने जाते हैं मार्केट में, आपको बहुत अच्छे टर्म्स और कंडीशंस मिल सकते हैं। वो जो मोनोपोली वाला जमाना था जब बिल्डर्स अपनी धांधलेबाजी करते थे कि ये एग्रीमेंट आपको यही साइन करना पड़ेगा, आज की डेट में आप अपने टर्म्स उसमें कमांड कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अनुराग, जल्दी से मैं आपके पास आऊंगा। अनुराग, मुंबई के मार्केट के बारे में बताइए जरा, क्या वहां भी ऐसी मंदी है? क्या वहां भी या कमर्शियल बिक रहे हैं, रेजिडेंशियल नहीं बिक रहे हैं, या वहां भी अब थोड़ा सा मार्केट अब तेज होना शुरू हो रहा है? जरा बताइए जल्दी से। जी बिल्कुल, जैसा कि मैंने कहा कि पिछले 2 साल से सबड्यूड था और यहाँ पर अब जो डेवलपर्स है कई सारे ऑफर्स दे रहे हैं। अगले महीने अक्टूबर के अंदर एक बहुत बड़ा एक्सपो भी मुंबई में डेवलपर्स आयोजित कर रहे हैं और उस एक्सपो के अंदर डेवलपर ये शोकेस करेंगे कि वो अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर किस किस तरह के ऑफर्स दे रहे हैं, क्या डिस्काउंट दे रहे हैं और जो बायर है उसके लिए क्या किस तरह की बेस्ट डील है। और इसी तरह से अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट पे है वो, वहाँ पर जो है डेवलपर्स का सबसे ज़्यादा फोकस है। ठीक है, अफोर्डेबल हाउसिंग पे सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट है। सुरेश गर्ग, क्या अफोर्डेबल हाउसिंग ही इस वक्त का
हॉट केक है और अफोर्डेबल हाउसिंग पे ही ये रियल एस्टेट सेक्टर इस वक्त ज़्यादा फोकस कर रहा है। हाँ, अफोर्डेबल हाउसिंग पे रियल एस्टेट ज़्यादा इस टाइम पे फोकस कर रहा है, क्योंकि जो रिक्वायरमेंट है वो अफोर्डेबल हाउसिंग की ज़्यादा है। आज से पहले अफोर्डेबल हाउसिंग पे ज़्यादा काम नहीं हुआ था। ठीक है। पहले महंगे और लग्जरी फ्लैट ज़्यादा बनाए जाते थे। चलिए ठीक है, तो जो एक यूजर अफोर्डेबल हाउस अपने लिए ढूंढ रहा हो अपनी जेब के हिसाब से, उसको क्या करना चाहिए, डील कैसे अच्छी मिल सकती है, ये बताइए हमारे व्यूअर्स को। मार्केट में निकले, प्रोजेक्टों को देखे, उसकी एमिनिटी, रेट, लोकेशन, क्या बिल्डर है, उसकी बैकग्राउंड क्या है, उन सब चीज़ों को कंपेयर करे और बेस्ट नेगोशिएट करके चीज़ ले। गुलाम जी, आप भी यही कहेंगे? एक व्यूअर जो मेरा देख रहा हो आपके प्रोग्राम को, आपको सुन रहा हो और वो घर खरीदना चाहता हो, तो उसके लिए क्या टिप्स होंगी आपकी तरफ से इस मार्केट में घुसने के लिए, ताकि एक अच्छी डील मिल सके? जी देखिए, बाकी सब चीज़ तो कॉमन है जो आज से कई सालों से चला आ रहा है। आपको कौन सा मकान सही लगता है, कहाँ पर आपको ज़रूरत है, आवश्यकता के हिसाब से आपने मकान लेना है। बस एक ही चीज़ जो बदली है और वो ये है कि अगर आप टेबल पे बैठे और जोर लगाएं तो आज आपको वो डील मिल सकती है इन टर्म्स ऑफ नेगोशिएशन जो शायद पिछले कई सालों में आपने ना सोची होगी। चलिए, और ये जोर कैसे लगाएं, ये ललित टेकचंदानी से पूछना। ललित टेकचंदानी, कैसे मिलेगी डील? देखिए, आज की डेट में जैसे मैं पहले भी बोला कि बायर्स के हाथ में कमांड है। आपके पास अगर कैश है, बिल्डर्स के पास इस समय कोई ऑप्शन नहीं है। कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, आपको देखिए ग्राउंड वर्क, अपना रिसर्च वर्क करना पड़ेगा। आप आइडेंटिफाई कर लीजिए कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो एट पार निकलने को, कुछ डेवलपर्स हैं जो एट पार निकलने को रेडी है। आप वहां जाके थोड़ा नेगोशिएट करिए और आपको बहुत अच्छी डील्स मार्केट में। चलिए, एक डेवलपर के लिहाज से भी छोटा सा क्वेश्चन पारस गुंडेचा साहब आपसे, क्या उम्मीदें हैं डेवलपर्स को इस बार इस फेस्टिव सीजन में बिक्री बढ़ाने के लिए, और क्या स्ट्रैटेजी है डेवलपर्स की, जरा ये बताइए सर। जी हाँ, ये जो अभी इवन जो फेस्टिव सीजन जो शुरू हो रहा है, तो हमारे MCHI क्रीडाई का भी मुंबई में बहुत बड़ा एग्जीबिशन है और हर कोई अपनी अपनी स्कीम ला रहा है। हर कोई कस्टमर्स को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियत देना चाहता है, रेट्स में कम करना चाहता है और अच्छी से अच्छी फैसिलिटी देना चाहता है। तो ये होने के कारण हमें पूरी उम्मीद है कि सेल कुछ बढ़ेगा और हर कस्टमर का भी इसमें फ़ायदा होगा और सेलर्स का भी फायदा होगा, क्योंकि अब डेवलपर्स भी समझ गए हैं कि उनको वॉल्यूम में काम करना है, प्रॉफिट बेसिस पे नहीं। प्रॉफिट कम मिलेगा तो चलेगा, पर उनको अच्छा वॉल्यूम मिले, उनका माल बिके, उस धारणा पे उनको काम करना है, तो सबके लिए अच्छा रहेगा। बहुत शुक्रिया सर आपका, और आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मौका अच्छा है बिल्डर्स के लिए, होप ये है कि आने वाले वक्त में बिक्री गेयर अप होगी, और जो एंड यूजर है या होम बायर है उसके लिए खुशखबरी ये है कि फेस्टिव सीजन में कुछ और अच्छे ऑफर्स मिल सकते हैं। और डील तो लगातार पिछले साल, 1.5 साल, 2 सालों से इस मार्केट में बनी हुई है, बस जरूरत है अच्छे तरीके से नेगोशिएट करने की। और जी बिजनेस इसमें आपकी हमेशा हेल्प करता रहा है कि कैसे आप एक अच्छा घर अपने लिए चुन सकते हैं अपनी जेब के हिसाब से। आप हमारे साथ जुड़ रहिए, आपको आगे भी हम अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।